तारीख पे 6 की रात को पाकिस्तान की क्रूरता अब दुनिया के सामने आ गई है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके की हैं। वहाँ के मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली, भिंबर, डडियाल और पलंदरी कई इलाकों में लोग सड़कों पर हैं, सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं और जवाब में पाकिस्तान की पुलिस, सेना और रेंजर्स आंसू गैस, पैलेट गन और कई मामलों में सीधे गोलियां चला रहे हैं। इस झड़प में अब तक 30 लोगों की मौत की खबर है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लगभग पूरे पीओजेके में घेराबंदी है। चौक चौराहों पर सुरक्षा बलों की बंदूकें दिखाई देती हैं। पिछले 8 महीनों में ये पीओजेके में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में दूसरा बड़ा प्रोटेस्ट है और इस दौरान पाकिस्तान की क्रूरता में 57 नागरिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की इस क्रूरता के खिलाफ ब्रिटेन में भी प्रदर्शन हुए हैं। तो आज के शो में जानेंगे कि ये बगावत पाकिस्तान में क्यों उठी और प्रोटेस्टर्स की मांग क्या है। उनके मानवाधिकार का भोंपू जो वो पूरी दुनिया में कई जगह बजाने की कोशिश करते हैं, अब उसका पर्दाफाश कैसे हो रहा है। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. तो इन प्रदर्शनों की शुरुआत 5 जून को होती है। उस रोज पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाने वाले एक संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर एंटी टेररिज्म कानून के तहत बैन लगा दिया था। अगले ही दिन 6 जून को पुलिस ने इस संगठन के समर्थकों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। JAAC के एक बड़े नेता हैं शौकत मीर। उनका एक मैसेज सामने आया है जो वहां के खौफनाक हालात की गवाही दे रहा है। नेटवर्क 18 से बातचीत में शौकत मीर ने कहा कि रावलकोट में हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, शूट एट साइट के आदेश दिए गए हैं, हम निहत्थे हैं, सिर्फ अपने बुनियादी हक मांग रहे हैं और पाकिस्तान हमें आतंकवादी बता रहा है। हम मरने को तैयार हैं लेकिन कम से कम ये सुकून तो रहेगा कि हमने कोई हिंसा नहीं की। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इन आदेशों के पीछे ब्रिगेडियर फैयक अयूब हैं। फैयक अयूब पीओजेके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सेक्टर कमांडर हैं। इसके पहले वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तैनात थे जहां लोगों के खिलाफ लाहौर में हिंसक कार्रवाई करने की वजह से उन्हें बुचर ऑफ लाहौर का कसाई भी कहा जाता था। जनरल आसिम मुनीर ने खासतौर पर उन्हें पीओजेके के प्रदर्शन को कुचलने के लिए भेजा है लेकिन उनसे बात नहीं बन पा रही। मामला पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है। ब्रिटेन तक में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। लंदन में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। ब्रिटेन के करीब 30 सांसदों ने खत लिख करके अपनी सरकार से मामले में दखल देने की गुजारिश की है। भारत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान पुलिस की इस क्रूरता और हत्याओं पर नजर बनाए हुए है। भारत ने उम्मीद जताई है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को इन मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामी और जुल्म छिपाने के लिए फेक न्यूज का सहारा ले रहा है। जो पाकिस्तान दुनिया भर के मंचों पर ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का ज्ञान बांटता फिरता है, उसकी सरकार बेकसूर लोगों पर गोलियां चला रही है। यही हाल वहां के हर एक प्रांत का है। बलूचिस्तान की मिसाल किसी से छिपी नहीं है। वहां दशकों से नौजवानों को रातों रात गायब करके मार दिया जाता है। मानवाधिकारों की जो धज्जियां बलूचिस्तान में उड़ाई जा रही हैं, हूबहू वही बलूचिस्तान मॉडल अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की सड़कों पर लागू करने की कोशिश हो रही है। अब जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग मांग क्या रहे हैं। 38 मांगे हैं टोटल और बहुत बेसिक मांगे हैं। सस्ता आटा, चावल, दाल और बिजली। लोगों का तर्क है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर मंगला डैम जैसे बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए हैं। वहाँ की आवाम का कहना है कि जब ज़मीन हमारी है, पानी हमारा है, तो यहाँ से बनने वाली बिजली हमें सस्ते में क्यों नहीं दी जा रही। सालों से पीओजेके के लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इन सब के अलावा बवाल का दूसरा ट्रिगर है विधानसभा चुनाव। 27 जुलाई को पीओजेके में चुनाव होने हैं और उसके पहले JAC के कुछ बड़े बदलाव की मांग JAC की ओर से रखी गई है। JAC ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के सामने
38 मांगों का एक चार्टर रखा था, 21 मांगों पर सहमति बन भी गई, लेकिन 17 मांगें अब भी अटकी हुई हैं। इन 17 में से 3 पेंच ऐसे हैं जिन पर पाकिस्तान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हीं 3 के दम पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में अपनी मनमानी चला पाता है। ये 3 मांगे क्या हैं, इसे समझने के लिए पहले आपको POJK का पॉलिटिकल सिस्टम और पाकिस्तान का फरेब समझना होगा। कहानी शुरू होती है 1947 से। बंटवारे के वक्त जम्मू कश्मीर रियासत को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना था। तब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने फैसला लेने में थोड़ी देरी की और इसी बीच अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। बड़े पैमाने पर हिंसा और पलायन हुआ। इसी दौरान महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, साइन कर दिया। ये विलय पूरी तरह कानूनी था, बिना किसी शर्त के था और हमेशा के लिए था। बाद में युद्ध विराम हुआ और कश्मीर के बीच एक लाइन खींच दी गई जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नाम से जानते हैं, जिसके पश्चिम का हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, जिसे आज हम POJK कहते हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने इस कब्जे वाले इलाके में अपनी सहूलियत के हिसाब से सरकारें और विधानसभा बना दी, जो कि गैर कानूनी है। आज पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर उसका प्रांत नहीं है, बल्कि कश्मीर का, जिसे वो कहते हैं, मुक्त कराया गया हिस्सा है। पाकिस्तान ने POJK को संवैधानिक रूप से अपना प्रांत 2 वजहों से घोषित नहीं किया। पहला ये कि ऐसा करने से कश्मीर के बाकी हिस्से पर दावे से उसको पीछे हटना होगा, और दूसरा ये कि POJK पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, उसने प्रांत का दर्जा दिया तो भारत का ऑब्जेक्शन भी इस पर होगा। प्रांत का दर्जा तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने POJK को दिखावे की स्वायत्तता जरूर दी है। उनका अपना राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, अपना संविधान है, खुद का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है। बावजूद इसके POJK से जुड़े सभी मसलों पर अंतिम फैसला जाहिर है पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार लेती है। POJK में प्रशासनिक ताकत पाकिस्तान से भेजे गए अफसरों के हाथ में होती है। यही अफसर प्रशासन चलाते हैं। POJK का राष्ट्रपति और कैबिनेट सिर्फ एक मुखौटा है। पाकिस्तान सरकार कश्मीर काउंसिल के जरिए कंट्रोल बनाए रखती है। 14 सदस्यों वाली इस काउंसिल का मुखिया खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ही होता है। 14 में से 6 सदस्य पाकिस्तान सरकार चुनती है, बाकी के 8 POJK असेंबली से आते हैं। POJK के संविधान का आर्टिकल 56 पाकिस्तान को ये ताकत देता है कि वो जब चाहे POJK की चुनी हुई सरकार या राष्ट्रपति को बर्खास्त कर सकता है। इसके अलावा 2018 में पाकिस्तान ने एक और खेल किया। उसने कश्मीर काउंसिल की सारी बड़ी ताकतें अपने हाथ में ले ली। अब POJK के 32 बड़े विषयों पर कानून सिर्फ पाकिस्तान बनाता है और स्थानीय POJK असेंबली को कानून बनाने से पहले इस्लामाबाद से इजाजत लेनी पड़ती है। यानी पॉलिटिकल सिस्टम बनाया ही ऐसा गया है कि पाकिस्तान की जोर जबरदस्ती संवैधानिक लगे, इस्लामाबाद की ही चले। JAC इन्हीं नियमों में बदलाव चाहती है। उसकी 38 डिमांड में से जो 3 सबसे बड़ी मांगे हैं वो है पॉलिटिकल सिस्टम से ही जुड़ी हुई। सबसे बड़ी मांग है रिफ्यूजी सीटों को लेकर। POJK की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें उन रिफ्यूजीज के लिए रिजर्व्ड हैं जो 1947 और 65 में कश्मीर से पाकिस्तान चले आए थे। आज ये लोग POJK में नहीं बल्कि लाहौर, रावलपिंडी और कराची जैसे पाकिस्तानी शहरों में रहते हैं। JAC चाहती है कि ये रिजर्वेशन खत्म किया जाए, क्योंकि विधानसभा के 12 सदस्यों को वो लोग चुन रहे हैं जिनका POJK की ज़मीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इनमें भी एक बड़ा झोल है। इन 12 सीटों में से 6 सीटें जम्मू डिवीजन से आए शरणार्थियों के लिए है, जिनकी आबादी करीब 4,34,000 है। बाकी 6 सीटें कश्मीर घाटी से आए लोगों की हैं, जिनकी आबादी महज 30,000 है। 30,000 वालों को 6 सीटें और 4 लाख वालों को भी 6 सीटें। ये इत्तेफाक नहीं है, इसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 1960 में पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसीज नाम की व्यवस्था लागू की थी। इस सिस्टम में लोग सीधे तौर पर बड़े नेताओं को नहीं चुनते थे। पहले वो कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनते थे जिन्हें बेसिक डेमोक्रेट कहा जाता था। फिर वही लोग आगे की संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव करते थे और यही व्यवस्था POJK में भी लागू की गई। 1960 में बेसिक डेमोक्रेसी के तहत POJK में स्टेट काउंसिल बनाई। 24 सदस्यों में से 12 स्थानीय थे, 12 पाकिस्तान में बसे शरणार्थी, यानी बाहर वालों को अंदर वालों के बराबर ही ताकत दी गई। लेकिन ये नियम ज्यादा देर तक टिका नहीं।
1964 के बाद 1970 तक इन सीटों के नियम बार बार बदले गए। कभी इन्हें खत्म किया गया, कभी राष्ट्रपति या चीफ एडवाइजर को शरणार्थी सदस्य नामित करने का अधिकार दे दिया गया। 1970 में पहली बार लोगों को सीधे वोट देकर के विधानसभा चुनने का अधिकार मिला, लेकिन शरणार्थी सीटें, रेफ्यूजी सीटें कायम रहीं। 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीओजेके को अंतरिम संविधान दिया और इन शरणार्थी सीटों को संविधान में पक्की जगह दे दी ताकि कल को कोई कोर्ट इन्हें असंवैधानिक न ठहरा सके। यही 12 सीटें पीओजेके में सरकार बनाने और गिराने का फैसला करती हैं। जब चुनाव का मुकाबला बेहद करीबी होता है, तब इन रिफ्यूजी सीटों से जीत कर आने वाले विधायक अक्सर किंग मेकर बन जाते हैं। चुनाव दर चुनाव आप देख सकते हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। 1996 में पीपीपी ने पाकिस्तान और पीओजेके दोनों जगह जीत हासिल की। 2001 और 2006 में पाकिस्तान की सत्ता पर जनरल परवेज मुशर्रफ काबिज थे। उनके समर्थन के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पीओजेके में चुनाव जीता। 2011 में पाकिस्तान में पीपीपी सत्ता में थी, पीओजेके में भी वही जीती। 2016 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन की सरकार थी और पीओजेके में भी पीएमएलएन ने 2/3 सीटें जीत ली। और 2021 में इमरान खान, उनकी पार्टी पीटीआई सत्ता में आई तो पीओजेके में भी पहली बार पीटीआई की सरकार बन गई। और जैसे ही 2022 में इस्लामाबाद में इमरान की सरकार गिरी, साल भर बाद पीओजेके से भी पीटीआई का सफाया हो गया। यानी चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। इन 12 सीटों पर हमेशा प्रतिनिधि इस्लामाबाद के इशारे पर ही चुने जाते हैं, जिससे पीओजेके में हमेशा पाकिस्तान की एक कठपुतली सरकार बनती है। कोई विपक्षी आलोचना की गुंजाइश बचती ही नहीं। दूसरी मांग है वफादारी की अनिवार्य शपथ को लेकर के। पीओजेके के चुनाव में लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को एक कसम खानी पड़ती है कि मैं देश के प्रति वफादार रहूंगा और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में विलय के मकसद के प्रति भी वफादार रहूंगा। गौर करने वाली बात यह है कि यह कसम सिर्फ विधायकों को नहीं खानी, वहां का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस और जजों को भी कुर्सी पर बैठने से पहले ये शपथ लेनी होती है। जो ये शपथ नहीं लेता उसे राजनीति से बाहर कर दिया जाता है और अंदर खाने सजा भी दी जाती है। वहां का संविधान किसी भी इंसान या राजनीतिक पार्टी को ऐसा कोई भी काम करने या बात कहने से रोकता है जो पाकिस्तान में विलय के खिलाफ हो। इस शपथ की वजह से वहां कोई ऐसा नेता या पार्टी पनप ही नहीं सकती जो इस्लामाबाद की नीतियों का विरोध कर सके। तीसरी बड़ी मांग है शक्तियों का बंटवारा। पीओजेके के लोग मांग रहे हैं कि वित्तीय और प्रशासनिक ताकत स्थानीय सरकारों और नगर पालिका के प्रतिनिधियों को दी जाए, उनके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको दी जाए, ताकि उन्हें हर छोटे बड़े फैसले और फंड के लिए इस्लामाबाद के सामने कटोरा लेकर के खड़ा ना होना पड़े। लेकिन पाकिस्तान ये ताकत अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। इन ताज़ा प्रदर्शनों की जड़ें पिछले साल यानी 2025 में हुए मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट से भी जुड़ी हैं। पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में भी पीओजेके में ऐसे ही हिंसक प्रदर्शन हुए थे। 31 लोगों की मौत उसमें भी हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। तब दबाव में आकर पाकिस्तान सरकार और जेएसी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। इस समझौते में करीब 25 पॉइंट्स थे। तय हुआ था कि मारे गए लोगों के परिवारों को सुरक्षा बलों के बराबर मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रदर्शन में घायल हुए लोगों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिजली के बुनियादी ढांचे के लिए 10 अरब रुपए दिए जाएंगे और गेहूं बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। कैबिनेट का आकार छोटा किया जाएगा, टैक्स में सुधार होगा। मुजफ्फराबाद में नए शिक्षा बोर्ड बनेंगे। सभी जिलों में एमआरआई और सीटी स्कैन की सुविधा मिलेगी। दूर दराज के इलाकों में टनल, मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नए पुल बनाए जाएंगे। अब जेएसी का आरोप है कि पाकिस्तान ने इस मुजफ्फराबाद समझौते के ज्यादातर वादे पूरे नहीं किए। वहीं पाकिस्तानी अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 38 में से 35-36 मांगे मान ली गई हैं। लेकिन सच यही है कि 12 रिजर्व सीटों और अनिवार्य शपथ जैसे बुनियादी मुद्दों पर जहां पाकिस्तान को अपनी पकड़ ढीली करनी थी, इस्लामाबाद को अपनी पकड़ ढीली करनी थी, वहां वो टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने इन 3 मांगों को मान लिया तो पीओजेके पर से उसका कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपने जेएसी की मांगें समझी। साफ है कि पीओजेके के लोगों का गुस्सा बहुआयामी है। रोटी और बिजली से शुरू हुई बात पॉलिटिकल सिस्टम को चुनौती दे रही है। जानकारों का इस मसले पर क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, चैलेंज क्या, पाकिस्तान तो सवाल सेना का करता है, सेना ही डिसाइड करती है किस तरह का सिस्टम कहाँ लगाया जाए। उनको लग रहा है कि ये नए जो सिस्टम है, ये सीट रिजर्व और ये सब में मैन्यूवरिंग कर लेंगे, मैनेज कर ले जाएंगे आसानी से। अब वो मुश्किलें आ रही हैं उनको, और उसकी वजह ये है कि
ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज जो हैं ये बहुत लीस्ट डेवलप्ड एरिया है पाकिस्तान का। दूसरे एरिया भी बहुत इसी तरह है, ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन यहाँ पे इन दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो रिप्रेशन बहुत है ज्यादा, दूसरी बात ये कि यहाँ के ऊपर डेमोग्राफिक शिफ्ट भी वो कर रहे हैं, बड़ी तादाद में बाहर से लोगों को ला रहे हैं, वहाँ पे बसा रहे हैं। फिर तीसरी बात ये कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज ये सब खुली नहीं है बहुत समय से, नई जितनी जरूरत के हिसाब से लड़के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे नौकरियां नहीं है, उनको लौट के आते हैं तो नौकरी नहीं मिलती कहीं पे, तो वो वापस नहीं आ रहे हैं। उनका फूड हैबिट, उनकी लैंग्वेज, भाषा, उनका रहन सहन सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो कि बाहर के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे गुस्सा बहुत है, पीपल आर वेरी एंग्री, और वो आजादी की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि वो किसी भी सिस्टम के फेवर में नहीं है, वो बेसिकली आजादी की बात कर रहे हैं, वो भारत से जुड़ना चाहते हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो वो ये देखते हैं कि ये जो भारत के अंदर का जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे लोगों की सहूलियतें, वहाँ पे टूरिज्म, वहाँ की बिजनेस, और दूसरी तरफ उनका पार्ट है वो इतना अंडर डेवलप, लीस्ट डेवलप एरिया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, वो असल में नहीं चाहते अब वहाँ पे रहना। उनकी बेसिक डिमांड्स जो है वो भारत के साथ दोबारा से इसी कश्मीर का एक अंग बनना चाहते हैं, ताकि वो आगे बढ़ सकें। इसी के बगैर जुड़े हुए उनको नहीं लगता कि कोई तरक्की उनकी हो पाएगी। अब कोर प्रॉब्लम यही है। अब इसको वो मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके करते रहते हैं, उलझाते हैं वहाँ की जनता को। ये बातें वो लोग समझ सकते हैं। टोटल कंट्रोल जो है वहाँ पे फेडरल कंट्रोल, और फेडरल कंट्रोल के नाम पे सेना का कंट्रोल है, तो सेना ही सब कुछ वहाँ पे डिसाइड करती है। अब पीओजेके में आगे क्या होगा, इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। आप पीओजेके के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने दुनियादारी के ही एक एपिसोड में विस्तार से इस पर चर्चा की है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। दुनिया इस वक्त अपनी ही तबाही के इंतजाम पर खूब पैसे बहा रही है। दुनिया भर में न्यूक्लियर हथियारों के खर्च का हिसाब रखने वाली संस्था है आईकैन, और इन हथियारों की गिनती पर नजर रखने वाली संस्था है सिप्री। उन्होंने ताज़ा रिपोर्ट्स जारी की हैं। आईकैन की रिपोर्ट में पता चला है कि 2025 में दुनिया के 9 परमाणु संपन्न देशों ने मिलकर के 119 अरब डॉलर, करीब 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों पर फूंक दिए। ये पिछले साल के मुकाबले 19%, 19% ज्यादा है। अकेले अमेरिका ने 69.2 अरब डॉलर खर्च किए हैं, चीन 13.5 अरब डॉलर पर है, भारत ने 2.8 अरब डॉलर लगाए हैं, पाकिस्तान भी 1.5 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। पाकिस्तान के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान ने 2025 में अपने न्यूक्लियर हथियारों पर खर्च 18% बढ़ा दिया। परमाणु हथियारों पर अपना बजट बढ़ाने के मामले में पाकिस्तान दुनिया के सभी 9 परमाणु संपन्न देशों में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यानी बजट बढ़ाने की रफ्तार में भारत उससे पीछे है। भारत ने इस साल अपनी न्यूक्लियर स्पेंडिंग में 12% की बढ़ोतरी की है। इस भारी भरकम खर्च के बाद दोनों देशों के पास कितने परमाणु बम हैं? सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी परमाणु बमों की संख्या बढ़कर करीब 190 हो गई है। वहीं पाकिस्तान के पास इस वक्त करीब 170 परमाणु वॉरहेड्स मौजूद हैं। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव आया है। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत ने पहली बार अपने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ऑपरेशनली डिप्लॉय यानी तैनात कर दिया है। ये भारत की दशकों पुरानी परमाणु नीति में एक बड़ा यू टर्न है। अब तक भारत की नीति ये थी कि शांति के समय में परमाणु वॉरहेड्स और उन्हें ले जाने वाली मिसाइलों या लॉन्चरों को हमेशा अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टोरेज में सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन अब पहली बार भारत ने इन 12 वॉरहेड्स को मिसाइलों के साथ जोड़ दिया है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस तैनाती का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत अपनी पुरानी नीति से पीछे हट रहा है। भारत आज भी नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल न करने की नीति पर कायम है। भारत कहता रहा है कि हम किसी भी देश पर परमाणु हमला पहले आगे बढ़कर नहीं करेंगे। ये हथियार सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए ही इस्तेमाल होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान जिस तेजी से अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और परमाणु जखीरे को बढ़ा रहे हैं,
उसे देखते हुए भारत को अपनी प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करना था। ये संदेश देना जरूरी था कि अगर किसी ने कोई हिमाकत की तो भारत जवाबी हमले के लिए तैयार है। सिप्री की रिपोर्ट और भी चिंताजनक है। दुनिया में कुल परमाणु बमों की संख्या पहले से थोड़ी कम हुई है, लेकिन हाई ऑपरेशन अलर्ट वाले वॉरहेड्स बढ़ गए हैं। ये वो वॉरहेड्स हैं जो कुछ मिनटों में फायर हो सकते हैं और ऐसे करीब 2100 से 2200 हथियार हर वक्त ट्रिगर पर हैं। फिलहाल पुराने शांति समझौते और अंतर्राष्ट्रीय संधियां या तो एक्सपायर हो चुकी हैं या उनका उल्लंघन हो रहा है। दुनिया के तमाम देशों के बीच भरोसा कम होता जा रहा है, आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। अगली खबर, अमेरिका ईरान के बीच लड़ाई सिर्फ जंग के मैदान नहीं बल्कि खेल के मैदान पर भी आ पहुंची है। अमेरिका में 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने वर्ल्ड कप के लिए ईरानी फैंस को मिलने वाले टिकट्स का कोटा रद्द कर दिया, जबकि ईरान अपने ग्रुप स्टेज के तीनों मैच अमेरिका में खेलने वाला है। इस समय ईरानी टीम मेक्सिको के तिजुआना शहर में है। खिलाड़ियों और मुख्य कोच को अमेरिकी वीजा मिल गया है, लेकिन टीम के कई दूसरे सदस्यों को अभी तक वीजा नहीं मिला है। द एथलेटिक की रिपोर्ट के मुताबिक 13 लोगों को अब तक वीजा नहीं दिया गया है। इनमें 2 विश्लेषक, कुछ अधिकारी और मीडिया टीम के सदस्य शामिल हैं। इस बार वर्ल्ड कप में ईरान की भागीदारी शुरुआत से ही विवादों में घिरी है। 25 मई को ईरान ने अपना ट्रेनिंग कैंप अमेरिका के एरिजोना से हटाकर मेक्सिको में शिफ्ट कर दिया था। ईरान का कहना था कि अमेरिका उनकी टीम की मेजबानी करने को तैयार नहीं था। वीजा नियमों के हिसाब से ईरानी टीम को अपने हर मैच के दिन अमेरिका जाना होगा और मैच खत्म होने के बाद वापस मेक्सिको लौटना होगा। इसके पहले ईरानी फुटबॉल महासंघ ने फीफा के सामने 10 शर्तें भी रखी थी। इनमें एक अहम मांग ये भी थी कि उन खिलाड़ियों, कोचेस और अधिकारियों को भी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने दिया जाए जिन्होंने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स यानी IRGC में अपनी सैन्य सेवा पूरी की है, लेकिन उनकी ये मांग नहीं मानी गई। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।